वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ये टॉपिक बिल्कुल रीसेंट का है। ये प्रेजेंट की आज की ही एक घटना है जिसको हम कवर कर रहे हैं। अगर आप टॉपिक की हेडलाइन देख रहे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, इनके ऊपर एक बॉम्ब से अटैक किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है। पर फॉर्चुनेटली किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। जो डिटेन किया गया है ये एक स्मोक बॉम्ब मिला है और इसके भी केमिकल्स को टेस्ट किया गया है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिला है। और इनको जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद इमिडिएटली पुलिस हेडक्वार्टर्स में ले जाया गया है यहाँ से सेफ्टी के अंदर, ताकि किसी भी तरह का सेफ्टी ब्रीच ना हो और इनको सिक्योर किया जा सके। साथ ही साथ में उस इंसान को भी डिटेन कर लिया गया है जिसने ये अटैक किया है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो शेयर करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हुआ क्या है वहाँ पे। तो आप अगर वीडियो के अंदर देखेंगे तो ये जिस इंसान को घसीट के ले जा रहे हैं ये वो इंसान है जिसने कि ये बॉम्ब जो है ये इनके ऊपर फेंका था। और इसको फ़ौरन जो है कस्टडी में ले लिया गया इमिडिएटली। आप देख सकते हैं पीछे कितना स्मोक उठ रहा है, काफ़ी लोग जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी फैल गया है। लोग काफ़ी घबरा भी गए हैं कि ये एकदम अचानक से हुआ क्या है यहाँ पे। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं वीडियो से हटके। तो अगर हम इस पे बात करें तो ये जो अटैक हुआ है तो अगर इसकी डीप में अगर हम जाएं तो ये पहला अटैक नहीं है जो ऐसा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हुआ है। तो इसकी पहले हम फ्यू डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि फोमियो किशिदा के साथ में एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या। ये फोमियो किशिदा ये है, ये जो है ये अपने वेस्टर्न पोर्ट के ऊपर एक इनका वाकायामा प्रेफेक्चर है। जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स होती हैं या प्रोविंस होते हैं यूएस वगैरह के अंदर, तो इनके यहाँ पे इनको प्रेफेक्चर्स बोलते हैं। तो ये वहाँ पे गए हुए थे वाकायामा प्रेफेक्चर में अपने एक लोकल कैंडिडेट के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए, इलेक्शंस के लिए। और ये वहाँ पर स्पीच देने वाले थे, तो जैसे ही ये स्पीच के लिए पहुँचे तो इनके ऊपर इस बंदे ने पहले कुछ वल्गर वर्ड्स बोले और उसके बाद में इमिडिएटली जो है ये बॉम्ब जो है वो फेंक दिया और जो कि वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। और इसको जो डिटेन किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये एक यंग मेल है जिसने अलेजली जो है ये एक्सप्लोसिव बॉम्ब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फेंका था। अब डिटेल में अगर हम बात करें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी 8-9 महीने पहले ही इनके 25वें जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री शिंजो आबे, जिनको हम इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं इंडिया के अंदर। इनकी टाइम के अंदर इंडिया ने बहुत बड़ी बड़ी डील्स जो हैं वो जापान के साथ में की हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए जापानी प्राइम मिनिस्टर। तो इनको भी ऐसे ही एक स्पीच के दौरान इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। एक आदमी ने इनको एक हैंडमेड गन से, जो कि उसने खुद घर पे ही बनाई थी, उससे इनको शूट कर दिया था और अनफॉर्चुनेटली उससे इन उनकी डेथ हो गई थी। और वो जो था वो कोई एक्स मिलिट्री था जो व्यक्ति था, और वो भी इसी तरीके से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर और शिंजो आबे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको लेके। और कहा यह जा रहा है कि वो जो व्यक्ति था वो ट्रेन होने की वजह से ही ये बना पाया, क्योंकि जापान में भी इंडिया के जैसे ही रूल हैं। वहाँ पर आर्म्स को लेके, एमुनिशन को लेके काफ़ी सख्त रूल हैं, तो हर एक आदमी वहाँ पे गन कैरी नहीं कर सकता यूएस की तरह, या बॉम्ब नहीं बना सकता। वहाँ पर ये सब करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। काफ़ी पीसफुल कंट्री है वो। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे इनकी गवर्नमेंट के कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स हों, उनके ऊपर ये अटैक बढ़ रहे हैं। अभी ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इस टाइप के इतने जानलेवा अटैक यूथ के लोग कर क्यों रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है। इसमें दिया गया है कि यूथ जो है जापान का वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है प्रेजेंट जापानीज़ गवर्नमेंट से। और उसके अंदर कुछ एक रीजंस उन्होंने दिए हैं। पहला तो उनका ये मानना है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के इलेक्टेड 465 पॉलिटिशियंस हैं जो कि देश को चला रहे हैं, उसमें जो एवरेज एज है वो 55 साल से ज़्यादा है। तो यंग जो जनरेशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी भी तरीके से कोई भी यंग जो बंदा है वो इलेक्टेड नहीं है। सिर्फ 10% लोग हैं जिनकी एज 55 साल से कुछ थोड़ी ही कम है।
तो इनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बात से कि ऐसा क्यों है। और माना यह जा रहा है कि पेंडेमिक के दौरान ना जापान में मैक्सिमम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। इनका जो वर्क कल्चर है उसमें 10 से 12 घंटे काम करना एक नॉर्मल बात है। लेकिन पेंडेमिक के टाइम पे लोगों को काफ़ी टाइम मिला, जिसके अंदर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स को और अपने देश को और वर्ल्ड लेवल पे अपने देश की पॉलिटिक्स को देखने का मौका मिला। और उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे यंग स्टूडेंट पॉलिटिशियन ग्रुप्स बन गए, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। उनके कुछ अपने रीजंस थे जिसकी वजह से वो आज की जो पार्टीज़ हैं जो कि वहाँ पे इलेक्शंस लड़ती हैं, उनसे किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे। और इनकी पॉलिसीज़ जो थी उनसे प्रेजेंट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनके एजेंडा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन ग्रुप्स को इलेक्शन लड़ने से ही बैन कर दिया कि ये इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। ऐसी पॉलिसीज़ बना दी कि यंग स्टूडेंट्स के ये जो ग्रुप्स हैं इनको एक तरीके से लॉ ही बना दिया कि ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। और इसने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पैदा कर दिया जापान की यंग जनरेशन के अंदर। रीज़न ये है कि जापान का जो कल्चर है ना उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जापान के अंदर। और इन पार्टीज़ का ये कहना है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो इनके कल्चर को, इनके ट्रेडिशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देती, और ये ज़्यादा फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को। और उसके अलावा दूसरे देशेस के जो देश हैं उनके कल्चर को, कंट्रीज़ के कल्चर को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। और अगर आप जापान के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा जापानी लोग बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, उनको अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और इस चीज़ को लेके ना उनकी यूथ में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही भी हैं कि उनके कल्चर से ज़्यादा वो वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स को आज के टाइम पे जापान को मजबूरी में प्रेफरेंस देनी पड़ रही है। और ये चीज़ इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और उसकी वजह से पिछले कुछ इलेक्शंस में ना, अभी आप अगर कहीं भी देखेंगे तो जापान के अंदर यंग जनरेशन का जो वोट गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इन यंग जनरेशन ने पार्टिसिपेट ही करना छोड़ दिया है इलेक्शंस के अंदर काफ़ी हद तक, जब से इनके ऊपर बैन लगाया गया इन पार्टीज़ के ऊपर। और इनका ये मानना है कि इनके ऊपर ये बैन जो है वो गलत लगाया गया है, इनको पूरा मौका देना चाहिए, क्योंकि यही जो अभी कोर वैल्यूज़ हैं जापान की, उनको ये यंग जनरेशन ही है जो कि ऊपर लेके आ सकती है। और कहीं ना इनमें आज एक ह्यूमिलिएशन की फीलिंग भी पैदा हुई है, क्योंकि अगर आप पीछे से देखेंगे कुछ टाइम से, तो चाइना जैसी कंट्री हो गई, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री होगी, वो कहीं पर भी इनको धमकी देते हैं, रशिया जैसी कंट्री होगी इनको धमकी दे देते हैं। और जापान एक टाइम पर इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट और प्राउड कंट्री थी कि उसने चाइना के ऊपर राज किया। तो इनको भी कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं आता कि ये कंट्रीज़ इनको इतनी आसानी से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर धमका देती है, और इनको हेल्प मांगनी पड़ती है दूसरी कंट्रीज़ से, जो कि कहीं ना कहीं आज की जापान की जो यंग जनरेशन है वो उसको पसंद नहीं कर रही हैं। तो पिछले इश्यूज़ जो ये हुए हैं ये भी इनके एजेंडा के पार्ट रहे हैं, कि ये चाहते हैं कि जापान फिर से इतना स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट हो कि किसी की हिम्मत ना पड़े कि ये जापानी जो लोग हैं या इनकी डिग्निटी है इसके साथ कोई मजाक ना कर सके। आप देखेंगे कि पीछे कभी इनके ऊपर नॉर्थ कोरिया ने कोई मिसाइल फेंक दिया इनके आइलैंड्स की तरफ में, कभी चाइना इनके आइलैंड्स के ऊपर से अपने इनकी टेरिटरी को ब्रीच करके अपने प्लेन्स निकाल देता है, कभी अपनी सबमरीन और कभी अपने वॉर शिप्स को वहाँ से भेज देता है। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं यूथ के अंदर वहाँ पे, और यूथ इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि इन लोगों को इस तरीके से बैन किया जाए। ये चाहते हैं कि जो जापान है उसको फिर दोबारा से इंडिपेंडेंटली और स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि इनके साथ में इस तरीके का मिसट्रीट ना किया जा सके। अगर जापान की हिस्ट्री अगर आप थोड़ी बहुत भी जानते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान एक ऐसी कंट्री था जिसके अंदर जितने भी सोल्जर्स थे, या तो उन्होंने फाइट करते हुए अपनी जान दे दी, या फिर जो लोग थे इन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया, सरेंडर की पॉलिसी के ऊपर उन्होंने बिलीव नहीं किया, या तो उनको ज़बरदस्ती कैप्चर किया, अदरवाइज़ उन्होंने खुद ही का ही को बम लगा के उड़ा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग इस तरह की ह्यूमिलिएशन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं बर्दाश्त करेंगे। साथ साथ में नई पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है। और जो अभी पीछे पेंडेमिक का टाइम गया है उसके अंदर इकोनॉमिक लेवल पर भी जापान को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, जिसमें इनके यहाँ की बहुत सारी कंपनीज़ है जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जॉब्स भी गई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेके यंग जनरेशन इनसे बिल्कुल नाखुश है।
और वहीं अग्रेशन जो है ये बैन की वजह से अब इस पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, और जो लोग ये कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और यही रीज़न है कि इस टाइप के अटैक्स जो है आज के टाइम पर बढ़ते जा रहे हैं जापान के अंदर प्रेजेंट गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं उनके ऊपर। फ़िलहाल अभी आज इस टॉपिक के अंदर यहीं तक है। अगर इस पर कोई नई अपडेट आती है, इस रिलेटेड कुछ भी आता है, तो हम आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मिले और भी लोग जो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। इसके साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।